हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉपी होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। तो उस प्रोसेस को बोलोगे आप ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर हो रही है, बट होती कैसे? सिर्फ एक स्ट्रैंड पे। हमें पता है कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है, पता है ना। डीएनए तो डबल स्ट्रैंड है, तो फिर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आरएनए में ट्रांसफर होगी, उसको बोलोगे आप ट्रांसक्रिप्शन। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में डेफिनेशन है द कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। अब हम पढ़ेंगे आज ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सिर्फ प्रोकैरियोट्स के केस में। सो प्रोकैरियोट्स के केस में ट्रांसक्रिप्शन होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी आपको। ओके, अब सेंट्रल डॉगमा दिया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉगमा का आइडिया। सेंट्रल डॉगमा, ये जो आप सीक्वेंस देख रहे हो ना, डीएनए से आरएनए देन आरएनए से प्रोटीन, ये सीक्वेंसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होके जा रही है, उसको वो किसकी हेल्प से हो रही है? वहाँ पे एक एंजाइम हेल्प करता है और वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, यहाँ पे हमें एक एंजाइम की हेल्प मिली और वो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए से प्रोटीन, वहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब जब डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर होती है तो वहाँ पे एक थायमिन ग्रुप होता है जो यूरेसिल के साथ पेयर करता है। ठीक है, ऐसे क्या है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन नॉर्मली टी के साथ टी, एडेनिन के साथ साइटोसिन, ग्वानिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन के साथ। बट आरएनए के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एडेनिन थायमिन से तो पेयर कर रहा है, बट जहाँ पे आपको थायमिन दिखेगा वो पेयर करेगा यूरेसिल के साथ। सिर्फ सिंपल इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये डीएनए का स्ट्रैंड 1, ये डीएनए का स्ट्रैंड 2। अब ये कहाँ जा रहा है? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको आप बोलोगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव कर रहा है वो क्या है? वो है आपका कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, अब यहाँ पे इस डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से एक एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनेगा, ए जो है वो कोड करता है यूरेसिल से, टी ए से ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन यूरेसिल, थायमिन एडेनिन से। ओके, और यहाँ पे एक स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का। ये एमआरएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड है और यहाँ पे एमआरएनए का सेकंड स्ट्रैंड बनेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन अराइज हुआ है कि जब भी डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी की जाती है तो वहाँ पे सिर्फ एक टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही यूज़ क्यों किया जाता है, दोनों स्ट्रैंड्स को क्यों नहीं यूज़ किया जाता? तो ये वही चीज़ बताई जा रही है कि अगर अभी देखिए एमआरएनए स्ट्रैंड 1 जो है वो उसने ये प्रोटीन्स ये कोडिंग की, वैसे ही इसके साथ जो एमआरएनए का सेकंड स्ट्रैंड बन रहा है वहाँ पे भी कुछ कोडिंग होगी। थायमिन से एडेनिन, एडेनिन से यूरेसिल, ग्वानिन से साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थायमिन से एडेनिन, एडेनिन से यूरेसिल।
अब इसमें आप एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ देखिए कि जो आपके पास ग्रुप, अगर हम इसी स्ट्रक्चर से mRNA 1 और mRNA 2 दोनों स्ट्रैंड्स को हम सेपरेट करके यहाँ पे लिखते हैं, तो देखिए यूरेसिल से एडेनिन, एडेनिन से यूरेसिल, साइटोसिन से ग्वाइनिन, ग्वाइनिन से साइटोसिन, यूरेसिल से एडेनिन, एडेनिन से यूरेसिल, है ना। बिल्कुल परफेक्ट कोडिंग हो रही है। बट अगर हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों स्ट्रैंड का यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो mRNA अलग अलग बने। अलग अलग mRNA स्ट्रैंड बनने से क्या होगा कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जब फर्दर आगे मूव करेगी तो ये आगे भी कॉम्प्लिकेशंस ही क्रिएट करेंगी। जब दो डीएनए स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंड है, दोनों अलग प्रोटीन बना रहे हैं, तो उससे इंफॉर्मेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आगे प्रोसीड करेगी। सो इसमें ये देखा जाता है कि अगर हम दोनों स्ट्रैंड को यूज़ करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करते हैं, तो उस केस में वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। प्रोटीन का जो वन स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड mRNA, वो तो प्रोटीन बना देगा, बट ये जो प्रोटीन नंबर 2 mRNA का जो सेकंड स्ट्रैंड है, ये कभी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। ओके, जो फर्स्ट है वो कोड करेगा mRNA से प्रोटीन बनाने में, बट जो सेकंड है वो कोड नहीं करेगा, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप दोनों को लेके चलते हो तो आगे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। सो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का यूज़ किया जाता है यूजुअली, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज़ करके हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। ओके, अब बात करते हैं जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। वो एंजाइम कौन सा है जो ट्रांसक्रिप्शन में रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होती है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या था, आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, जिस एंजाइम की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ये किस पे डिपेंड करता है, बाइंड कहाँ करता है? ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये काम तो करता है बट डीएनए की हेल्प लेता है। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये एक सिंगल क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो एंजाइम हम ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ करते हैं वो कौन सा एंजाइम है। वैसे तो हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज है, बट वहाँ पे सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज नहीं दिया होता ऑप्शंस में, तो इसलिए हम यूज़ क्या करेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब हमें पता है हमने दो स्ट्रैंड्स देखे थे, कौन कौन सा? एक देखा था हमने 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और एक देखा था हमने 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये कौन सा स्ट्रैंड है? ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये कौन सा स्ट्रैंड है? ये है कोडिंग स्ट्रैंड। इतना तो याद है ना। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए की हेल्प लेता है डीएनए से आरएनए बनाने में। ओके, सो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो किसका है? डीएनए। और ये जो स्ट्रैंड है इससे बनता है एमआरएनए। डीएनए से कौन सा बनता है? एमआरएनए। अब हमारे पास दो स्ट्रैंड्स होंगे, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ऐसा स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा एनसीईआरटी की बुक में। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस मिलेगा, ये सारा ही सीक्वेंस डीएनए का है, ये सारा सीक्वेंस डीएनए का है। अब सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच फॉर्म एमआरएनए दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल जीन। डीएनए का वो सीक्वेंस जो एमआरएनए को बनाने में हेल्प करता है, दैट हेल्प्स इन फॉर्मिंग एमआरएनए, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल gene. The sequence of DNA that helps to form mRNA is known as structural gene. अब यहाँ पे आपको ये दो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, वन इज टेम्पलेट स्ट्रैंड दैट इज फ्रॉम 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम, कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये जो आपको इतना रीजन दिख रहा है, ये कौन सा रीजन है? दिस इज प्रमोटर रीजन, दिस वन इज structural genes
और ये है टर्मिनेटर। अब इन तीनों का काम क्या है? सबसे पहले एक बात बताऊं, ट्रांसक्रिप्शन जब भी होती है इन तीन की मेन ज़रूरत वहाँ पे होती है। ये तीन मेन है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनके बिना कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। सो सबसे पहले हम आते हैं प्रोमोटर रीजन पे। प्रोमोटर रीजन पे क्या होता है? अब हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होती है, बट एंजाइम कौन सा यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। सो आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प ली जाएगी। अब आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट जाके तो बाइंड करेगा नहीं इस रीजन के साथ, प्रमोटर पे आरएनए डायरेक्ट बाइंड तो करेगा नहीं। अब आरएनए किसकी हेल्प लेगा कि वो प्रमोटर रीजन के साथ जाकर बाइंड कर जाए? सिग्मा फैक्टर का। किसका है, किसकी हेल्प लेगा? सिग्मा फैक्टर की हेल्प लेगा। सिग्मा फैक्टर की हेल्प की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर रीजन पे कहीं पे भी यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। ठीक है, अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही प्रमोटर पे बाइंड किया तो जो है ये स्ट्रैंड्स हैं आपको डीएनए के, ये जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ये एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे, मतलब थोड़ा ओपन अप हो जाएंगे ताकि ये अंदर एंटर, अब कोई भी चीज़ है अंदर एंटर करेगी तो थोड़ा अपने लिए स्पेस तो बनाएगी, तो ये एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। अब यही आरएनए पॉलीमरेज जो है जब वो जाएगा, नेक्स्ट कौन सा है? स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स में हमने पढ़ा था कि एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन यूरेसिल, थायमिन एडेनिन। ओके, अब ये जो चीज़ है ये पढ़ ली। अब इसमें ये जो mRNA बना आपका, दिस इज ऑल्सो एन mRNA स्ट्रैंड। ये 5 प्राइम से 3 प्राइम था, ये 3 से 5। अब ये वाला जो है mRNA वो भी कौन सी तरफ मूव करता है? 5 से 3। तो ये और ये सेम हो गया ना दोनों की साइड से। अब देखिए, तो ऑब्वियसली देखिए थायमिन यूरेसिल, ठीक है। अब बाकी सारा सेम रहा, सिर्फ पोजीशन किसकी चेंज हुई है? जहाँ पे आपको थायमिन था उसके अपोजिट में आपको क्या दिख रहा है? अब यूरेसिल दिख रहा है। सिमिलर ही सीक्वेंस है। अब यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चरल जीन्स में एंटर करते हैं तो स्ट्रक्चरल जीन में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आया, अब ये आरएनए पॉलीमरेज फर्दर मूव करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर रीजन में जाता है, ये आरएनए यहाँ पे था, अब ये आरएनए यहाँ से आया स्ट्रक्चरल जीन्स में। स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए जैसे ही मूव किया टर्मिनेटर रीजन में, यहाँ इसने हेल्प ले ली रो फैक्टर की। वहाँ पे इसने सिग्मा फैक्टर की हेल्प ली थी, अब यहाँ पे इसने रो फैक्टर की हेल्प ली। अब जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचा, कौन? आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुँचा, ये यहाँ पे रो फैक्टर के साथ जाकर अटैच कर जाएगा। अटैच हो गया रो फैक्टर के साथ। अब जो डीएनए और आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये सेपरेट कर जाएंगे। ये जैसे ही सेपरेट हुए तो एमआरएनए तो बनेगा नहीं, तो एमआरएनए नहीं बन रहा तो फिर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। प्रमोटर में सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज फर्दर मूव करता है तो सिग्मा फैक्टर फॉल ऑफ कर जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन में पहुंचा जहाँ पे एमआरएनए का एक स्ट्रैंड बना। अब वो स्ट्रैंड जो है उसके साथ जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया तो स्ट्रक्चरल जीन्स में काम हो गया। स्ट्रक्चरल जीन्स के बाद अब वो नेक्स्ट कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है टर्मिनेटर रीजन में। टर्मिनेटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज गया, वो आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ बाइंड करेगा? रो फैक्टर के साथ। और जैसे ही उसने रो फैक्टर के साथ वो अटैच्ड हो गया तो डीएनए और आरएनए सेपरेट हो जाएंगे और एमआरएनए नहीं बन पाएगा। सो इतना समझ में आया कि प्रमोटर कैसे काम करता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या काम करती है और टर्मिनेटर रीजन क्या काम करता है। ठीक है, प्रमोटर में आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा, वो फर्दर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। प्रमोटर पे वो अटैच हो गया, वो उसने क्या काम किया? इनिशिएशन करवा दी। प्रमोटर पे आरएनए अटैच्ड होते ही कौन सा प्रोसेस शुरू हो गया? आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से जब वो नेक्स्ट गया उस प्रोसेस में जहाँ पे आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, वहाँ पे इलोंगेशन स्टार्ट हो गई। इलोंगेशन स्टार्ट हो गई तो जैसे टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचा वहाँ पे टर्मिनेशन होगी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गई। तो इतना पता चला कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रही है प्रोकैरियोट के केस में और कहाँ पे हो रही है। ये हो रही है साइटोप्लाज्म में, या साइटोसोल भी बोल सकते। ये क्वेश्चन भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एचपी सेट एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछा हुआ है कि
प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो कौन से रीजन में होती है, वो होती है साइटोप्लाज्म में। और अगर आपको पूछ लें कि यूकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है, वो होती है न्यूक्लियस में। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये सारा प्रोसेस क्या है ट्रांसक्रिप्शन का, किस केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में। दिख रहा है, ये है प्रोमोटर रीजन। ओके, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर के साथ कौन सी चीज़ अटैच हो गई है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है, यहाँ से हो गई इनिशिएशन स्टार्ट। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एंटर किया, स्पेस बन गया, कितना ज़्यादा ये एक्सपैंड कर गया, एक्सपैंड होने से क्या हुआ, सिग्मा फॉल ऑफ कर गया, फॉल ऑफ कर गया। अब इसने हेल्प कर दी है इलोंगेशन में, अब ये इलोंगेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टर्मिनेशन प्रोसेस में आप क्या देखोगे कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अब किसके साथ बाइंड हुआ, रो फैक्टर के साथ। और जैसे ही वो रो फैक्टर के साथ अटैच्ड होता है तो डीएनए और आरएनए के जो जो स्ट्रैंड्स बने हैं ये सेपरेट कर जाएंगे। अब जैसे ये देखिए, ये लाइन यहाँ से पढ़िए आप। सो आरएनए पॉलीमरेज विल कैटलाइज ऑल 3 स्टेप्स। कौन कौन से, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। अब यहाँ पे ये जो आरएनए पॉलीमरेज का यूज़ हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। इनिशिएशन में कौन हेल्प कर रहा है, सिग्मा फैक्टर। टर्मिनेशन में कौन हेल्प कर रहा है, रो फैक्टर। So to initiate and to terminate the transcription, we need sigma factor and rho factor. We need RNA polymerase only for elongation. So ये तीनों के तीनों क्या है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इन तीनों में सिग्मा फैक्टर यूज हुआ, रो फैक्टर यूज हुआ, आरएनए पॉलीमरेज भी यूज हुआ। बट आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन में हेल्प करना। ओके, और हाँ, इसमें एक मेन पॉइंट और भी है कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के केस में आप देखोगे जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ना, वो कपल्ड है। मतलब सेम स्पेस में, जैसे बोल सकते हो जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है उसी सेम फेज पे ट्रांसलेशन भी शुरू होती है। इसको हम फर्दर जब ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे तब डीपली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रही है, साइटोसोल में, या फिर हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। If you like my video, please hit the subscribe button and do not forget to comment. Thank you.